नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। सबसे पहले आपसे बात करेंगे यूपी की सियासत की। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर के यूपी में सियासत का संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस मैदान में खड़ी हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी भी कमर कसे हुए हैं। महासंग्राम में मोर्चे पर डटी हुई है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की फेसबुक लाइव जंग जारी है। लगातार फेसबुक लाइव में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लल्लू की गिरफ्तारी पर यह संग्राम मचा है और इस सियासी संग्राम में प्रियंका गांधी की फेसबुक लाइव जंग जारी है। आज यूपी में प्रियंका गांधी का सत्ता पर प्रहार देखने को मिल रहा है और वहां पर लगातार जिस तरीके से यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से सियासत जारी है मजदूरों को लेकर के, इसी बीच ये फेसबुक की जो जंग है अब वो तेज हो गई है। हल्ला बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और प्रियंका गांधी इसका नेतृत्व कर रही हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं यूपी में प्रियंका गांधी और लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। महासंग्राम में मोर्चे पर डटी हुई है प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी यूपी की योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं और यूपी की सरकार कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के इस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर भी आ रही है। जिस तरीके से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू की गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद से लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी यूपी सरकार पर, भाजपा पर, और इसका नेतृत्व कर रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी की फेसबुक लाइव जंग जारी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से यूपी में सियासत चल रही है और प्रियंका गांधी लगातार यूपी सरकार को घेरने में कहीं ना कहीं कामयाब भी दिखाई दे रही हैं? देखिए हितेंद्र, जिस तरह उत्तर प्रदेश को तमाम पूरे भारत की राजनीति का गढ़ माना जाता है और उत्तर प्रदेश से ही राजनीति की शुरुआत होती है। लोकतंत्र कहीं दिल्ली तक जो रास्ता पहुंचने का है वो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की गढ़, जिस तरह का जो योद्धा बनकर प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है, निश्चित रूप से भाजपा को ये समझना होगा कि ये प्रियंका गांधी का हमला कहीं दिल्ली तक है और इस दिल्ली के हमले को अगर भाजपा समझती है तो निश्चित रूप से भाजपा को उतनी तैयारी करनी पड़ेगी जितनी तैयारी पिछले दिनों प्रियंका कर चुकी हैं। लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भाजपा पर, योगी सरकार पर, भाजपा पर हमला बोल रही है, केंद्र की सरकार पर हमला बोल रही है। इस हमले को अब भाजपा को बहुत भीतर तक समझना होगा। जी चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं प्रियंका गांधी, इससे क्या जो प्रियंका गांधी का कद है वो न सिर्फ यूपी की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रियंका गांधी का कद अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राहुल की वापसी के बाद जिस तरह सोनिया गांधी ने कांग्रेस का ताज संभाला और अब कांग्रेस में एक बहुत युवा और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी। जब कहीं कांग्रेस को एक ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हो जो पूरी ऊर्जा से भरा हुआ हो, वो कहीं कांग्रेस में इंदिरा 2 के नाम से विख्यात प्रियंका गांधी में कांग्रेस को दिखता है। और अब कांग्रेस में जिस तरह प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की भूमि से ताल ठोकी है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं आगाज है प्रियंका गांधी का, कांग्रेस का एक नया आगाज है। और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर भाजपा समझती है तो ये भाजपा के लिए भी चुनौती है। आगे जिस तरह योगी ट्रेंड कर रहे थे बहुत दिनों से, लगातार योगी नंबर 1 पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे। तो अब ऐसे में ये समझना होगा कि प्रियंका गांधी की ताल और प्रियंका गांधी का जो डंका इस समय वो अपने बजा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती है तीनों तरफ से। जी चंद्रशेखर, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक गढ़ है और यहां पर अब प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, सबसे जो प्रभावी तरीके से, आक्रामक तरीके से वो अब यहां पर खेल रही हैं और जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है उससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए, निश्चित रूप से 50,000 कार्यकर्ता कांग्रेस फेसबुक लाइव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, लगातार प्रियंका गांधी ने हल्ला बोला हुआ है। बस से लेकर योगी सरकार और केंद्र सरकार पर मजदूरों के अधिकार को लेकर जिस तरह कांग्रेस हमलावर हुई है इस बार, ये बहुत अद्भुत नज़ारा है। और राजनीति की धरती पर इस नज़ारे को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की
केंद्र तक कहीं ना कहीं एक पकड़ मजबूत हो रही है, और इस पकड़ के तमाम बहुत सारे मायने हैं जो भाजपा को भी बहुत भीतर से समझना होगा। और भाजपा को यह भी समझना होगा कि प्रियंका का कद जिस तरह बढ़ रहा है, ये कहीं उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत इतनी हमलावर नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी के हमले ने बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया है। हितेंद्र जी, चंद्रशेखर, जिस तरीके से मजदूरों की जो दुर्दशा देखने को मिल रही है कोरोना संकट में, और लगातार वो जो प्रियंका गांधी है लगातार मदद के लिए अपील कर रही हैं यूपी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए हमें ही कम से कम बसें चलाने दी जाएं। लेकिन उसको लेकर के जिस तरीके से अब राजनीतिक उफान आ रहा है और उसमें जो प्रियंका गांधी हैं वो एक सितारे के रूप में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं मजदूरों की मदद को लेकर के, तो क्या कुछ देखा जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी की यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रियंका गांधी अपने आप में एक बड़ी चुनौती सामने आ जाएंगी? देखिए, जिस तरह पूरे देश में कहीं मांग उठ रही थी, जिस तरह कोरोना के लॉकडाउन में जिस तरह लोगों की उम्मीद थी कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस कहीं उनकी आवाज़ को उठाए, उनकी बात को उठाए, उस बात को उठाने के लिए कहीं प्रियंका ने एक चोट कहीं केंद्र पे, कहीं सरकार पे की है, और इस चोट से कहीं ना कहीं सरकार या कहीं संगठन भाजपा पूरी तरह तिलमिलाई हुई है। लगातार उनके जवाब आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार जिस तरह लल्लू की गिरफ्तारी हुई है उससे अलग एक राजनीतिक संग्राम देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि पर जो ये सियासी संग्राम है, इसके बहुत सारे मायने हैं। प्रियंका का कद अगर बढ़ता है तो ये भाजपा के लिए भी एक चेतावनी है, और इस चेतावनी को भाजपा को बहुत गहरे से समझना होगा। हितेंद्र जी, तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं इससे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, और लगातार जिस तरीके से राजनीति हो रही है और प्रियंका गांधी का चेहरा उभरता हुआ सामने आ रहा है, तो वाजिब सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकट होगा। लेकिन जिस तरीके से युद्ध का मैदान बन चुका है एक राजनीतिक गढ़ उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में जो वहां पर जो क्षेत्रीय दल है उनका क्या बनेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश वो सियासी भूमि है जहां से दिल्ली का मार्ग तय होता है। जी, छोटे छोटे छत्रप वहां पे हैं। छत्रपों ने कई वर्ष वहां कई बार सत्ता चलाई है। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन जिस महागठबंधन की बात कही जा रही थी, उस महागठबंधन में प्रियंका मुखर हैं, लेकिन महागठबंधन के छोटे छोटे धड़े मौन हैं। तो इनके मौन का भी मतलब लोग समझ रहे हैं, ये अपने स्तर पर बोल रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के स्तर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है, और भाजपा को गहरे से समझना होगा कि कांग्रेस जिस तरह हमलावर है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए चेतावनी है। जिस तरह लॉकडाउन में तमाम मजदूरों की मौत हुई है, जिस तरह उन मजदूरों की मौत को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है, ये सवाल अब बहुत गहरे से भारत में गहराता जा रहा है, और इस गहराई के मायने भाजपा को बहुत अच्छे से समझने होंगे। हितेंद्र शेखर जी, जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी अपने आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी इसके फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ये राजनीतिक जाल बिछाया, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा फंसी हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं परेशान है। जी, निश्चित रूप से अब ये लड़ाई जिस तरह फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता लाइव कर रहे हैं, तो अब लल्लू की गिरफ्तारी एक महासंग्राम बन चुकी है। और अब डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा को भी अपनी रणनीति मुखर करनी होगी। अभी जिस तरह प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने हमला बोला है, ये चेतावनी है। इस चेतावनी को समझकर मुखर होकर कहीं भाजपा को भी हमला करना होगा। जी, चंद्रशेखर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सदर विधायक अदिति सिंह, जो इस पूरी सियासत में राजनीतिक अवसर अपना देख रही थी, अब उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस की विधायक हैं अदिति सिंह, अब उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 1000 बसें चलाने का दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस में महिला विंग की महासचिव भी रही है अदिति सिंह। उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता अब उन्हें दिखा दिया गया है। पार्टी के इस फैसले पर अदिति सिंह ने कहा है कि वो फैसले का स्वागत करती हैं। बता दें कि महज एक दिन पहले ही अदिति ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो चल रहा था, जो बस पॉलिटिक्स में
ट्वीट करके अपनी ही पार्टी को निशाने पर अदिति सिंह ने लिया था और अदिति सिंह पर कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगाया है। अदिति सिंह को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। फिलहाल वो पार्टी और पार्टी के महिला विंग के पदाधिकारी के पद से निलंबित रहेंगी। तो ये भी एक अहम खबर सामने आ रही है निकल करके चंद्रशेखर। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बागी विधायक अदिति सिंह को उस कांग्रेस की जितने भी पदों पर वो थी वहां से निलंबित कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो महिला विंग के पदाधिकारी पद से उन्हें हटा दिया गया है। अदिति सिंह ने बागी तेवर अपनाए थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सियासत चल रही है मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर के, उसमें अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए थे और इसको सियासी मौका बताया था। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से 1000 बसों को चलाने का प्रस्ताव भेजा था यूपी सरकार को, उसी को लेकर के अदिति सिंह अपनी ही पार्टी पर हमलावर नजर आई और उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा था। इसी के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से और जितने भी पदों पर थी अदिति सिंह, सभी पदों से उनको निलंबित कर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है क्योंकि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप अदिति सिंह पर लगाया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज रूम से लाइव। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। इसी बीच अदिति सिंह जो कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की विधायक भी हैं और महिला विंग की भी सदस्य हैं, हालांकि अब उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? राजनीतिक अवसर तलाश रही थी अदिति सिंह। देखिए, बहुत जल्दी जिस तरह अदिति सिंह ने बयान दिया और जिस तरह बहुत जल्दी कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, अब बहुत साफ ये स्थिति है। समझना होगा लोगों को कि कांग्रेस सख्त हो चुकी है, कांग्रेस एक्शन मोड में है। इस एक्शन मोड के क्या परिणाम होंगे ये बहुत भविष्य की राजनीति में छुपे हुए हैं, लेकिन एक्शन मोड में कांग्रेस ने बता दिया है कि इधर बयान जारी अदिति सिंह ने किया और उधर अदिति सिंह को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब जो कार्यकर्ता सुस्त पड़े हैं उनमें कहीं चुस्ती का प्रभाव होगा। उनको कहीं ये समझना होगा कि कांग्रेस एक्शन मोड में है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक्शन मोड में आना होगा और प्रियंका गांधी ने जिस तरह हमला बोला है उसको कहीं ना कहीं चौकस करना होगा। हितेंद्र जी, जिस तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं प्रियंका गांधी, तो क्या कुछ लगता है, क्या अब कांग्रेस में एक नया जोश देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से जोश है कांग्रेस में और जिस तरह सोशल मीडिया पर लगातार ये लड़ाई ट्रेंड कर रही है, प्रियंका गांधी लगातार ट्रेंड कर रही हैं, जिस तरह 50,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के फेसबुक लाइव कर रहे हैं, बहुत बड़ी आवाज़ जिस तरह उठाई है, उस तरह तो ये निश्चित रूप से एक लड़ाई महासंग्राम में तब्दील हो चुकी है। जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से प्रियंका गांधी यूपी सरकार पर हमलावर हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच ये सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो सियासत चल रही है मजदूरों को लेकर के, इसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का चेहरा अब उभरता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस में खासा उत्साह इसको देखने को मिल रहा है इसको लेकर के। और कांग्रेस लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के परेशान नजर आ रही है। चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ रहा है। दरअसल चीन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया के निशाने पर है और सारी दुनिया चीन से जवाब मांग रही है। अमेरिका और भारत जैसे देशों से विवाद करके चीन दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है और चीन इसलिए भी तमतमाया है क्योंकि कोरोना काल में चीन की चालबाजियों को देखकर कई देश अपनी कंपनियों को चीन से हटा रहे हैं। ये कंपनियां भारत समेत जिन देशों का रुख कर रही हैं, चीन उनसे विवाद कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन की नीति है कि पहले किसी जगह पर अपना दावा करना, फिर धीरे धीरे उस जगह पर खुद को मजबूत करना, फिर वहां पर अपना कब्जा कर लेना। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के दबाव में वहां की मीडिया भी सरकार के भोंपू की तरह ही काम करती है। अगर चीन की मीडिया जोर शोर से भारत के साथ विवाद के मुद्दे को उठा रही है तो इसके पीछे भी चीन की सरकार की ही शह होगी। पाकिस्तान अक्सर चीन को सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त गिनाता रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि चीन रणनीतिक साझेदारी के नाम पर उसे आर्थिक चोट पहुंचाता रहा है। पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की लागत से चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत चीनी कंपनियां
खूब मुनाफा कमाने में लगी हुई है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बिजली के बढ़ते दाम की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया है और सीपीईसी में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार ने पाकिस्तान को अरबों रुपए का चूना लगाया। तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान चीन को अपना दोस्त मानता रहा है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। चीन की जो रणनीति है, चीन की जो करतूतें हैं, वो पूरा विश्व जानता है और उसी का एक और प्रमाण यहां पर देखने को मिला है। पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लैंडफॉल हुआ है और वहां ओडिशा की तुलना में ज्यादा नुकसान हुआ है। लैंडफॉल दक्षिणी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर में हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पहले सड़कों और दुकानों पर गिरे हुए पेड़ों को काट करके रास्तों को साफ किया जा रहा है ताकि आवागमन शुरू हो सके। और बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि एनडीआरएफ बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांदिवली में इकट्ठा हुई प्रवासी मजदूरों की भीड़। ये बड़ी खबर, घर भेजने की मांग कर रहे हैं ये सभी मजदूर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांदिवली में इकट्ठा हुई है प्रवासी मजदूरों की भीड़। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आई है। एक बार पहले भी इस तरह के कई बार मामले सामने आ चुके हैं जब प्रवासी मजदूर एकजुट होकर के सड़कों पर उतरते हैं और अपने घर भेजे जाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। और एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है, कांदिवली में भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रवासी मजदूर अब खुद को घर भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रवासी मजदूर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और अपने आप को घर भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि उन्हें घर भेजा जाए। जहां के वो रहने वाले हैं वहां पर जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन का अब चौथा चरण चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में छूट कम ही दी गई है क्योंकि वहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, और इसी वजह से मुंबई में छूट नहीं दी गई है लॉकडाउन के चौथे चरण में भी। शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी संख्या में ये लोग सड़कों पर हैं? देखिए, हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मुंबई का कांदिवली उत्तर भारतीय इलाका माना जाता है, जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों के लोग यहां पर एक साथ रहते हैं। चाहे बात करें मुंबई के कांदिवली के पोलसर, गणेश नगर, तमाम जो समता नगर, तमाम इलाके, वहां पर भारी तादाद में उत्तर भारतीय रहते हैं और एक साथ पिछले कई दिनों से ये लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं जब से लॉकडाउन हुआ था। हालांकि एक साथ आज वहां से 3 ट्रेनें छोड़ने वाली है, जो वहाँ उत्तर प्रदेश के बात करें तो जौनपुर और यहाँ पर बनारस के लिए और गोरखपुर के लिए 3 स्पेशल ट्रेन जाने वाली, जिसमें हजार के आसपास तकरीबन 3 से 4 हजार मजदूरों को ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मजदूर वहां पर इकट्ठा होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कम से कम 4 से 5 घंटा लगते हैं। जब ट्रेन में उन्हें बिठाया जाता है, बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उनको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद टिकट मिलता है। तो इस पूरे प्रकरण में 4 से 5 घंटे लगते हैं। इससे पहले वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लेकिन भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस वहां से उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है ताकि भीड़ गैदरिंग नहीं हो। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है। इस वजह से लोग इकट्ठे हुए और अब जिद से अड़े हुए हैं कि हमें गाँव जाना है। हालांकि पुलिस बार बार कह रही है कि आप एक साथ मत आइए, जब ट्रेन का वक्त होगा उससे 2 घंटे पहले आइए, लेकिन फिर भी एक साथ लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। जी शुभम, इन लोगों की समस्याएं क्या कुछ है, अगर बातचीत हुई हो तो? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शुभम, इन लोगों की समस्याएं क्या कुछ है जिस वजह से ये लोग इकट्ठा हुए हैं? देखिए, ये कांदी बोरीवली जो स्टेशन है वहां से लोग जाते हैं और इन्हें एक मैदान में रखा जाता है। और अगर इनकी समस्याओं की बात करें तो दूर दराज से अपने सामानों के साथ सुबह से ही निकल के आते हैं, लेकिन जो तड़पती धूप में बैठा, इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। इस वजह से लोग इस बात से नाराज है कि पुलिस उन्हें बुलाती है, ग्राउंड में बिठाती है, उसके बाद उन्हें कहती है कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा, अब आप अपने घर पे चले। इस वजह से लोग निराश हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से लोगों को खाना और तमाम जो अन्य चीज वो नहीं मिल पा रही है, इस वजह से लोग
कि आखिर जब पुलिस बुलाती है तो उन्हें भगा क्यों देती है। ऐसे कई सारी जो है वहाँ पर ऐसे चीजें वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद लोगों के मन में आक्रोश हो जाता है। इस वजह से गैदरिंग की जो मुंबई में हम देखते हैं कि लोग इसी वजह से स्टेशन के बाहर भीड़ सड़कों पर उतर रहे हैं। शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांदिवली में इकट्ठा हुई है प्रवासी मजदूरों की भीड़, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई से घर भेजने की ये सभी लोग मांग कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है और राजीव गांधी 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 24 घंटे के भीतर ही देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने भारत के लोगों को 21वीं सदी का सपना दिखाया था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबंदर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। और वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस के नेता दिनेश गुंडूराव और डीके शिवकुमार और अन्य लोगों ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्घाटन समारोह शुरू किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दोनों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को पहली किस्त के रूप में 19 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि दी गई। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना संकट के दौर में किसानों को आर्थिक मदद कर रहा है। ये एक अहम खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एक योजना की शुरुआत की है और इस योजना के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और इसका उद्घाटन किया था। देश में लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच मिली छूट के बाद कई हिस्सों में निर्माण का काम अब शुरू हो गया है। नियमों के तहत निर्माण कार्य चल रहा है और इसी बीच अयोध्या में एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। प्रशासन से इजाजत के बाद ट्रस्ट की ओर से राम जन्मभूमि परिसर को समतल करने का काम जारी है, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि हर कोई हैरान हो गया। यहां समतलीकरण के दौरान काफी पुरानी मूर्तियां मिली हैं। ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया है कि यहां शिवलिंग, मूर्ति और कुछ अन्य सामान जमीन से मिला है। मूर्तियां मिलने के साथ ही दावों की बौछार हुई तो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार रह चुके लोगों के बयान भी आने शुरू हो गए। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन कोरोना का प्रभाव हरियाणा रोडवेज पर दिखाई दे रहा है। सोनीपत में 3 रूट पर हरियाणा रोडवेज की बस चलाने की इजाजत दी गई है, जहां पर एक तरफ हरियाणा रोडवेज की बसों को यात्रियों का इंतजार है तो वहीं बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को बस चलने का इंतजार है, क्योंकि एक अजीब विडंबना है। नियम के अनुसार किसी भी रूट पर बस को चलाने के लिए 20 सवारियों का होना जरूरी है, लेकिन 20 सवारियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है और किसी भी रूट पर बस नहीं चल पा रही है। दीपक नाम है जी। कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? यूपी से आया जी, रोहतक जाएंगे। अच्छा, बस स्टैंड पे कितनी देर से पहुँचे हो? 15 मिनट से। ये क्या कह रहे हैं बस स्टैंड पे? बस स्टैंड पे कह रहे हैं कि अगर 20 सवारी होगी तो जाएंगे, नहीं तो अपने घर जाएंगे वापस। और क्या करेंगे? अच्छा, 20 सवारी होंगी तो बस चलेगी? हाँ जी, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। इंतज़ार करोगे? करना पड़ेगा जी, मजबूरी है। देखिए जी, जो सरकार के आदेश हुए, जीएम साहब ने आदेश दिए, वही 3 रूट चलाओ। सोनीपत से रोहतक, सोनीपत से गोहाना, सोनीपत से पानीपत। टाइमिंग रखे गए, सोनीपत से पानीपत का 8 बजे पहली बस का, दूसरी का 9 बजे, सोनीपत से रोहतक 7 बजे, दूसरी 8 बजे और सोनीपत से गोहाना 8 बजे, दूसरी 9 बजे। लेकिन सवारी यात्री 4 पानीपत के आए हैं, 2 गोहाना के आए हैं, रोहतक का कोई नहीं आया। यात्री पूछ के वापस चले जाते हैं। 4 या 2, 3 ऐसे यात्री आ रहे हैं। कोई लिमिट रखी गई है? लिमिट वही है 20 सवारी हो, कम से कम 20 सवारी हो तो भेज देंगे बस को।
राजस्थान के जोधपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जिले में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं अब तक जोधपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव 1128 मरीज हुए हैं। और बता दें कि प्रवासियों के लौटने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी पॉजिटिव मामले अब सामने आ रहे हैं। कुल 1128 कोरोना मरीजों में से 830 अब तक अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटरों से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। जोधपुर में आज 19 मई को कोविड-19 के टोटल 42 केसेस डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस तरह से हमारे डिस्चार्ज रिकवर होकर जो लोग घर पहुंचे हैं वो 819 है संख्या। टोटल केस आज नए 39 आए हैं और इस तरह से हमारे एक्टिव केसेस अब 263 रह गए हैं केवल। इनमें से भी एक्टिव केसेस में से भी अधिकतर होम आइसोलेशन में या फिर कोविड केयर सेंटर में है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हमारे लॉकडाउन 4 में काफ़ी रिलैक्सेशन जो दी गई है उसमें सभी लोगों को सतर्कता हमेशा रखने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसका बाहर जब भी जाएं तो ये। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।